आर ओ और यूपीपीसीएस 2024 का एग्जाम्स के लिए जो टेस्ट सीरीज है उसका पहला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, जिसमें बौद्ध संगीत और उनके अध्यक्ष से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहली बौद्ध संगीत, दूसरी बौद्ध संगीत, तीसरी बौद्ध संगीत और चौथी बौद्ध संगीत जो है इसके अध्यक्ष कौन कौन हुए हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर है, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे, और महाकश्यप के समय जो शासक थे वो अजात शत्रु थे। द्वितीय बौद्ध संगीत के समय जो अध्यक्ष थे वो साबाकामी थे, ठीक है, साबाकामी थे, ठीक है, साबाकामी। और इस समय राजा जो था वो अशोक थे, सॉरी कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीत जो है वो मोगली पुत्र तिस्स के समय हुई, अध्यक्ष के अध्यक्षता में हुई, और राजा उस समय अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई, और शासक जो हैं वो कनिष्क थे। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भागवत धर्म से संबंधित प्रथम प्रस्तर स्मारक कौन सा है? मेहरौली स्तंभ लेख, वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख, कनिष्का रबतक अभिलेख, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, वेशनगर का गरुड़ स्तंभ। इससे पता चलता है कि यमन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था और इस स्तंभ की स्थापना कराकर उसकी पूजा की थी। इसी पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी? सभा, समिति, विदथ और गण। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, विदथ। क्योंकि ऋग्वेद में सभा, समिति, विदथ और गण जैसे कबीलाई परिषदों का उल्लेख है। सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा जो थी कुलीन और वृद्धजनों की संस्था थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। समिति जो थी वो सर्वसाधारण की सभा थी, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिषदों के प्रमुख भाग ले सकते थे। विदथ जो थी वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी, इसी को जनसभा भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक कालीन लोग निम्नलिखित में से किस एक से परिचित नहीं थे? तांबा, जौ, घोड़ा और लोहा। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लोहा, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर भारत में लोहे का प्रचार हुआ और उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में तांबा और कांसे के अर्थ में अयस्क शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में एक ही अनाज अर्थात जौ का भी उल्लेख है, और ऋग्वैदिक कालीन जो थे वो लोग घोड़े से परिचित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है कि सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण किया था और सिकंदर ने राजा पोरस को झेलम नदी के तट पर पराजित किया था? कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ठीक है। इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है, मतलब केवल दूसरा कथन जो है वो सही है, पहला कथन जो है वो गलत है। क्योंकि सिकंदर एक यूनानी शासक था, उसने हकमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात उसने धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। क्योंकि उस समय जो सिकंदर ने चंद्रगुप्त के समय आक्रमण नहीं किया था, उस समय शासक जो था वो धनानंद था। राजा पोरस का राज झेलम और चिनाब नदी के बीच था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर ही राजा पोरस को पराजित किया था, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है,
सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है स्थापत्य और उनके संस्थापक कि अतरकीन का दरवाजा, हजार सितून, कुव्वतुल इस्लाम, चार मीनार, तो इसको किसने स्थापित करवाया? तो अतरकीन का दरवाजा जो है उसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी, कुव्वत इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक और चार मीनार कुली कुतुब शाह। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सल्तनतकालीन शासकों में से किस एक ने इतलाक प्रथा का प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश। जो इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि इतलाक प्रथा का प्रारंभ करता फिरोज शाह तुगलक था। इतलाकनामा एक प्रकार की हुंडी थी जिसकी सहायता से सैनिक राजस्व अधिकारियों से वेतन प्राप्त करते थे। इतलाक यानी नियुक्ति पत्र, लेकिन जब कोई सैनिक लगान वसूल कर रहे अधिकारियों के पास जाता था तो उसे केवल 50% लगान मिलता था और शेष 50% सरकारी खर्चों के लिए छोड़ दिया जाता था। अगला प्रश्न है, पाषाण काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत में सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य शिवालिक की पहाड़ियों से मिला है और पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। जो इसका सही जो आंसर है वो कौन सा है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, केवल दो। पहला गलत है, क्योंकि भारत में मानव का पहला साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी के पुरा स्थल से मिला है, जिसकी खोज पुरातात्वविद अरुण सोनकिया ने 1982 में की थी। ठीक है। और अगर आदमगढ़ की बात करें तो आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में है और बागोर जो है भीलवाड़ा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, ताम्रवती नामक पाषाणिक स्थल कौन सा था जहां के निवासी कृषक और पशुपालक दोनों थे और तांबा गलाना जानते थे? आहर, नौदा टोली, झूकर झाकर या फिर आमरी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आहर। आहर दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ताम्र पाषाण स्थल था। इस संस्कृति के लोग मूलतः कृषक और पशुपालक थे जो गेहूं, जौ, चावल आदि से परिचित थे। आहर का एक अन्य नाम ताम्रवती भी मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ तांबा बहुतायत मात्रा में उपलब्ध था। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के संदर्भ में कौन सही कथन का चुनाव कीजिए कि हुलास नामक स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है और हड़प्पा सभ्यता की लिपि के वाचन से यह पता चला है कि इस सभ्यता के लोगों का सुमेरियन सभ्यता के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध था और हड़प्पा वासियों को सोने, चांदी और लोहे की जानकारी थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरे और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण मिलता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, हड़प्पा संस्कृति के मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। जबकि हुलास की बात करें तो हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में नहीं, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है और हड़प्पा सभ्यता के लिपि के वाचन से पता चलता है। यह गलत है क्योंकि लिपि का अभी तक हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि हड़प्पा वासियों को सोने, चांदी और टिन की तो जानकारी थी लेकिन लोहे की जानकारी उन्हें नहीं थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन भी गलत है। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जहां से अन्नागार का विवरण मिला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान से प्राप्त हुआ है? वाराणसी, प्रतापगढ़, कुशीनगर और गोरखपुर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गोरखपुर, क्योंकि सोगौरा ताम्रपत्र जो है लेख प्राचीनतम लेख है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास सोगौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। सोगौरा गोरखपुर के समीप राप्ती नदी के किनारे है। इसमें अकाल और दुर्भिक्ष के समय जनता के उपयोग के लिए अन्न के 3 कोष्ठागारों के
बनाने का वर्णन है। इसी अभिलेख में अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किए गए राहत कार्यों की भी चर्चा है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए कि खंभात की खाड़ी के निकट लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं, राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित कालीबंगा नामक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, गुजरात के धौलावीरा के से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार का शिलालेख मिला है, हरियाणा में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। तो कौन सा जो है असत्य है? तो सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, क्योंकि राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में, ना कि कालीबंग भीलवाड़ा में, मतलब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा से जुटे हुए साक्ष्य मिले हैं। बाकी जो है सही सभी सही दिए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित नहीं है? मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, हड़प्पा या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, हड़प्पा, क्योंकि हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में मोहनजोदड़ो और पंजाब में, क्योंकि हड़प्पा जो है पाकिस्तान के पंजाब में है, जबकि मोहनजोदड़ो और चन्नूदड़ो जो है दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए कि उपनिषदों का मुख्य विषय कर्मकांड है, उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख कठोपनिषद में है और सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख जाबलोपनिषद में मिलता है। तो कौन सा इसमें कथन असत्य है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, क्योंकि उपनिषदों का विषय जो है वो कर्मकांड नहीं है। उपनिषद जो है वो दर्शन पर आधारित हैं और इन्हें वेदांत कहा जाता है। बाकी जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अपाला, घोषा, लोकमुद्रा और विदुषी स्त्रियों ने कुछ वेद मंत्रों की रचनाएं की और लोकमुद्रा नामक विदुषी ऋषि विश्वामित्र की पत्नी थी। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि लोकमुद्रा जो थी वो विश्वामित्र की पत्नी नहीं थी, वह ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, बोगाज कोई किस कारण प्रसिद्ध है कि यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के सुमेरियन सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध होने के साक्ष्य हैं। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख है। अफगानिस्तान में स्थित वह स्थल जहाँ से वैदिक सभ्यता से व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले हैं और यह मौर्य काल का सबसे प्राचीन अभिलेख है जिससे चंद्रगुप्त और चाणक्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका कौन सा कथन जो है सही है? इसका सही आंसर जो है वो आपका है बी ऑप्शन, कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि यह एशिया माइनर में बोगजगोई से स्थित है और इन अभिलेखों में ऋग्वैदिक काल के देवताओं जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सिंधु नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवी तमा और नदीतमा कहा जाता है और दूसरा है 10 रागी युद्ध विपाशा नदी के तट पर लड़ा गया था जिसमें भरत कुल के राजा सुदास की विजय हुई थी। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है, तमसोमा ज्योतिर्गमय नामक कथन मूलतः कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कठ उपनिषद या फिर श्वेताश्वतर उपनिषद। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बृहदारण्यक उपनिषद। तमसोमा ज्योतिर्गमय नामक कथन मूल रूप से बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण लिच्छवियों के गणराज्य में प्राप्त हुआ था और बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु
श्रावस्ती में व्यतीत की थी, तो इसका कौन सा कथन जो है असत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं असत्य हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण मल्लों के गणराज्य, लिच्छियों के गणराज्य नहीं, मल्लों के गणराज्य पावा में प्राप्त हुआ, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ठीक है। और गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु जो है वो श्रावस्ती में नहीं, वैशाली में व्यतीत की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सतकर्णी गुफा में संपन्न हुई थी। इस समय मगध का शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर कालाशोक। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से अशोक के शासनकाल में प्रकट हुई थी और बौद्ध धर्म की महायान शाखा मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान में विश्वास करती है और बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत में अनुकरणीय माना जाता है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, एक और दो, दो और तीन और एक दो तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दो और तीन। क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है वो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, इसलिए पहला कथन गलत है, बाकी तीन दोनों जो हैं वो पूर्णतया सही हैं। अगला प्रश्न है, सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा का संबंध किस काल से है? गुप्त काल, कुषाण काल, शुंग काल या फिर मौर्य काल। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, गुप्त काल। क्योंकि सारनाथ में अवस्थित भूमि स्पर्श करने वाली बुद्ध की प्रतिमा का संबंध गुप्त काल से है। इस प्रतिमा को आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान तथा ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का जन्म अयोध्या के इक्ष्वाक वंशी शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। पार्श्वनाथ का सम्मेद पर्वत पर परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। क्योंकि पार्श्वनाथ का जन्म जो है अयोध्या के इक्ष्वाक वंशी नहीं बल्कि काशी के, काशी या वाराणसी के इक्ष्वाक वंशी शासक अश्वसेन के महल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन भाग्य में अपने असीम विश्वास के कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताता है? आजीवक, जैन, बौद्ध या फिर वेदांत। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आजीवक। क्योंकि आजीवक जो प्राचीन भारत में धार्मिक संप्रदाय था, आजीवक भिक्षाचार्य द्वारा अपना जीविका चलाते थे। ईश्वर या कर्म में उनका विश्वास नहीं था। ये नियतिवादी और भाग्यवादी थे, जिसके कारण मनुष्य को भाग्य के सम्मुख असमर्थ बताते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चुनाव कीजिए कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य बेस नगर का गरुड़ स्तंभ माना जाता है और देवकी के पुत्र कृष्ण के वर्णन सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। अलवार संतों का संबंध वैष्णव धर्म से था और डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसमें असत्य कथन कोई नहीं है, सारे कथन जो हैं वो सत्य हैं। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, कि पहला है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद नंद की कलिंग विजय की विषय में सूचना मिलती है। बुद्ध काल में अवंती का राजा चंड प्रद्योत था। जीवक बिंबिसार का राज वैद्य था, जिसे उसने पांडु रोग से ग्रसित राजा चंड प्रद्योत के उपचार के लिए भेजा था। और भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के सोने से बने आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के होते थे। तो कौन सा असत्य कथन है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। क्योंकि भारत के प्राचीनतम सिक्के
आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के होते थे, जो सोने से नहीं बल्कि चांदी से बने होते थे। इसके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का कहते थे। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।